आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपा है। बिल्कुल। मतलब ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था और और यहाँ तक कि हमारी थाली में रखे भोजन को भी पूरी तरह से नियंत्रित करता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना की। जी। और अक्सर जब हम चट्टानों या भूगोल के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में उबाऊ किताबों और केवल पत्थरों के नाम रटने की छवि बनती है। हाँ, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया और उन 3D मैप्स और डायग्राम्स को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि ये किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल, आज जो फसलें लहलहा रही हैं, जो खदानें अर्थव्यवस्था चला रही हैं, उनकी पटकथा आज से करोड़ों साल पहले लिखी गई थी। कभी उबलता हुआ मैग्मा ठंडा हो रहा था तो कभी प्राचीन नदियां अपने साथ गाद बहाकर ला रही थीं। और देखिए, इस चर्चा का असली मजा केवल तथ्यों को रटने में नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव को समझने में है। कारण और प्रभाव। जी। जब हम भूगर्भिक संरचना को समझते हैं तो हम असल में किसी क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण के ब्लूप्रिंट को पढ़ रहे होते हैं। कोई विशेष क्षेत्र धान का कटोरा क्यों बन जाता है या किसी दूसरी जगह कोयले का इतना भंडार कैसे आ जाता है, इन सब सवालों के जवाब जमीन के नीचे दबी उन परतों में हैं। एकदम सही। और एक बात और, स्रोतों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी छात्र CGPSC या व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये डीप डाइव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि हम इसे केवल रटेंगे नहीं बल्कि उन 3D लेयर्स की तरह विजुअलाइज करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए इस समय के पहिए को सबसे पीछे घुमाते हैं, चलते हैं उस दौर में जब पृथ्वी का निर्माण ही हो रहा था। हमारी पहली मंजिल है आर्कियन शैल समूह। सबसे प्राचीन चट्टानें। जी। और स्रोतों में जब मैंने इसका आंकड़ा देखा तो मैं हैरान रह गई। ये शैल समूह पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 50% हिस्से को कवर करता है। बिल्कुल, आधा छत्तीसगढ़ इसी पर टिका है। महानदी घाटी की उच्च भूमि से लेकर दंडकारण्य के लगभग 70% भूभाग तक, बस्तर का पठार, डोंगरगढ़ के आसपास की गुलाबी ग्रेनाइट चट्टानें और रायगढ़ जशपुर का इलाका सब इसी का हिस्सा है। और इसके निर्माण की कहानी भी बहुत रोचक है। हाँ, मैंने पढ़ा कि इसे अंतर्वेदीय आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझते हैं कि जब पृथ्वी अपने शुरुआती दौर में एक धधकते हुए आग के गोले की तरह थी, तो जो गर्म उबलता हुआ मैग्मा था वो जमीन के अंदर ही फंसा रह गया। मतलब वो ज्वालामुखी की तरफ बाहर नहीं निकला? बिल्कुल नहीं। वो सतह पर नहीं आया, बल्कि जमीन के भीतर ही बहुत धीमी गति से ठंडा हुआ। इस धीमी प्रक्रिया के कारण वो एक बेहद कठोर पत्थर में बदल गया। इसी को ग्रेनाइट या अंतर्वेदीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। अच्छा, और चूंकि ये पृथ्वी के निर्माण के शुरुआती दौर की बात है तो इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते। हाँ, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर जीवन था ही नहीं, तो हड्डियों या पत्तों के अवशेष मिलने का तो सवाल ही नहीं उठा। एकदम सही। और अगर हम खनिजों की बात करें तो इस आर्कियन चट्टान में मुख्य रूप से क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार, माइका और हॉर्नब्लेंड जैसे खनिज मिलते हैं। लेकिन अगर ये इतनी कठोर चट्टान है तो इससे आज के समय में कृषि में क्या फायदा हो रहा है? यहीं पर लाखों सालों के मौसम की मार काम आती है। धूप, बारिश और हवा से जब इन कठोर चट्टानों का टूटना शुरू हुआ तो इनके घिसने से रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ। रेतीली मिट्टी? जिसमें पानी ज्यादा देर नहीं रुकता। सही कहा। इसलिए ये हर फसल के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये मोटे अनाज के लिए एकदम वरदान है। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में आर्कियन चट्टानें हैं, वहां कोदो कुटकी जैसी फसलें बहुत अच्छी होते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। जमीन के नीचे लाखों साल पहले ठंडा हुआ मैग्मा, और आज इसकी वजह से हमारी थाली में पौष्टिक कोदो कुटकी। और इतना ही नहीं, बेलाडिला की पहाड़ियां जो आज लोहे के लिए जानी जाती हैं, उनका मूल आधार भी यही पुरातन आर्कियन चट्टानें ही हैं। तो क्या अब हम उस शैल समूह की तरफ बढ़ें जिसे खनिजों का असली खजाना माना जाता है? मेरा मतलब है धारवाड़ शैल समूह। हाँ, धारवाड़ की कहानी भी आर्कियन से ही जुड़ी है। लेकिन इसका नाम धारवाड़ क्यों है? मैंने सुना है ये कर्नाटक के एक जिले का नाम है। जी बिल्कुल, इसका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर ही हुआ है, क्योंकि सबसे पहले भूवैज्ञानिकों ने इसी प्रकार की चट्टानों का अध्ययन वहीं किया था। तो ये बनी कैसे?
क्या ये भी मैग्मा से बनी है? सीधे तौर पर नहीं। जो आर्किन चट्टानें थीं, जब वे समय के साथ टूटीं और नदियों या हवा द्वारा बहाकर एक जगह जमा की गई और फिर भारी दबाव के कारण उनका रूप बदल गया। जिसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। बिल्कुल। उसी अपर्दन और कायांतरण से धारवाड़ शैल समूह का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ में इसके फैलाव की बात करें तो ये बलरामपुर के रामानुजगंज से लेकर कवर्धा के पंडरिया, दुर्ग और बस्तर संभाग के जगदलपुर और दंतेवाड़ा तक फैला हुआ है। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस समूह का महत्व शायद सबसे ज्यादा है। हमारे भारी उद्योगों की जो रीढ़ है, लौह अयस्क, वो इसी में मिलता है। हाँ, स्रोतों में दिए गए 3D डायग्राम में लौह अयस्क के भंडार को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। इसके अलावा टिन और कोरंडम भी तो इसी से मिलते हैं ना? जी, टिन और कोरंडम जैसे बहुमूल्य खनिज भी इसी की देन है। इस शैल क्रम को हम 3 प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? पहली है चिल्फी घाटी सीरीज, दूसरी है सोना खान सीरीज, जिसमें गुलाबी रंग की चट्टानें मिलती हैं, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लौह अयस्क सीरीज। मतलब दंडकारण्य और बेलाडीला की खादानें? बिल्कुल। बेलाडीला में जो हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है, उसकी गुणवत्ता विश्व स्तर की है। जिन लोहे के गडर से आज हमारे बड़े पुल बन रहे हैं, उनका सीधा नाता इस धारवाड़ समूह से है। और इसकी मिट्टी कैसी होती है? धारवाड़ समूह की चट्टानों के टूटने से लाल दोमट मिट्टी बनती है। इसमें लोहे का अंश ज्यादा होता है, जो कृषि के लिहाज से रागी और अन्य मोटे अनाजों के लिए बहुत बेहतरीन है। लोहे की खदानों की बात तो हो गई, लेकिन अब मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए जो हमेशा से मेरे दिमाग में था। कौन सा सवाल? मैदानी इलाकों में धान के बड़े बड़े खेत, आखिर मध्य का हिस्सा धान का कटोरा कैसे बन गया? मुझे लगता है इसका रहस्य कडप्पा शैल समूह में छिपा है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। कडप्पा शैल समूह, जिसका नाम आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले पर रखा गया है, ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शैल समूह है, जो लगभग 25 से 30% हिस्से को कवर करता है। जी। और इसका आकार बड़ा ही रोचक है। महानदी बेसिन के विशाल मैदानी भाग में ये एक पंखाकार आकृति में फैला हुआ है। हाँ, मैंने स्रोतों में वो पंखे वाला आकार देखा था। इसका विस्तार मुख्य रूप से महानदी बेसिन, रायपुर उच्चभूमि और पूर्वी बस्तर तक है। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये कि धान के कटोरे का रहस्य इसी कडप्पा चट्टानों के निक्षेपण में छिपा है। मतलब जब ये ग्रेनाइट चट्टानें घिसकर महानदी बेसिन में जमा हुई तो उन्होंने एक विशेष कछारी मिट्टी का निर्माण किया, जिसे हम लाल पीली मिट्टी कहते हैं। और यही वो मिट्टी है जो धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ये प्रकृति का एक अद्भुत तालमेल है। एक विशेष प्रकार की चट्टान पानी के साथ मिलकर ऐसी मिट्टी बनाती है जो पूरे क्षेत्र की पहचान ही बदल देती है। और केवल कृषि ही नहीं, कडप्पा समूह चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज का बहुत बड़ा भंडार है। तो ये तो सीमेंट उद्योग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल। इसे ऊपरी और निचली कडप्पा सीरीज में बांटा जाता है। और एक और दिलचस्प बात जो कडप्पा समूह को आर्कियन से अलग करती है, वो है जीवाश्मों की उपस्थिति। मतलब ये है कि जब ये अवसादी चट्टानें बन रही थीं, तब तक पृथ्वी पर जीवन आ चुका था। जी हाँ, इन चट्टानों में प्राचीन जीवों और वनस्पतियों के अवशेष मिलते हैं। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी टाइम मशीन में बैठकर देख रहे हों कि परतें कैसे बिछ रही हैं। अब कडप्पा के बाद एक और नाम आता है विंध्यन शैल समूह। विंध्यन को अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन इसका महत्व भी बहुत है। ये भी एक अवसादी चट्टान है जो विंध्याचल पर्वत के नाम पर है। और ये रायपुर, खैरागढ़, बस्तर और कोंडा गांव के इलाकों में फैला है। जी, और कडप्पा की तरह ही इसमें भी चूना पत्थर और डोलोमाइट की भरमार है। आज जो हम गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, उनके लिए सीमेंट इन्हीं विंध्यन चट्टानों से आता है। मतलब एक तरफ पक्के मकान और दूसरी तरफ खाने के लिए धान। बहुत ही शानदार संतुलन है। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ से कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। जरा सोचिए, जहाँ आज हम सूखी जमीन देखते हैं, वहाँ कभी विशाल और घने जंगल हुआ करते थे, बड़ी बड़ी नदियां थीं। और फिर कुछ प्राकृतिक उथल-पुथल हुई। हाँ, वे सारे जंगल और वनस्पतियां जमीन के भीतर दफन हो गए। हम बात कर रहे हैं गोंडवाना शैल समूह की। गोंडवाना का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज दिमाग में ऊर्जा आनी चाहिए। ये शैल समूह हमारी आज की दुनिया का पावर हाउस है। क्योंकि युगों तक जब वे विशाल जंगल जमीन के नीचे भारी दबाव में दबे रहे, तो वे कोयले में तब्दील हो गए। सही कहा। ये राज्य के लगभग 17% भूभाग में फैला है, मुख्य रूप से सरगुजा बेसिन और महानदी बेसिन का उत्तरी भाग। मैंने इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था
कि इसे ऊपरी, मध्य और निचली गोंडवाना में बांटा गया है। जी, ऊपरी गोंडवाना जनकपुर और मनेंद्रगढ़ के इलाकों में है। यहाँ बलुआ पत्थर के बीच बीच में कोयले की परतें मिलती हैं। और मध्य गोंडवाना? उसका विस्तार उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन निचली गोंडवाना सबसे महत्वपूर्ण है। कोरिया, कोरबा, कटघोरा और रायगढ़ की जो कोयला बेल्ट है वो इसी का हिस्सा है। तो जो 3D कोल सीम फॉर्मेशन डायग्राम मैंने देखा था वो असल में इन्हीं मोटी कोयले की परतों को दिखा रहा था। बिल्कुल, बलुआ और रेत पत्थर के बीच कोयले की बेहद मोटी परतें। ये बात हमेशा हैरान करती है कि जब हम कोई लाइट ऑन करते हैं तो असल में हम उन जंगलों की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो लाखों साल पहले जमीन में दफन हो गए थे। यही भूविज्ञान की खूबसूरती है, ये रातों रात नहीं बना है। ऊर्जा के इस पावर हाउस से निकलकर अब हम आते हैं हमारी आखिरी भूगर्भिक संरचना पर, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण बहुत ही उग्र तरीके से हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोटों से? जी, दरारी ज्वालामुखी विस्फोटों से। जब जमीन में दरारें पड़ी और भीतर से उबलता हुआ बेसाल्ट युक्त लावा बहकर सतह पर फैला। और जब वो लावा समय के साथ ठंडा हुआ तो उसने मैकल श्रेणी, सरगुजा और जशपुर में पठारी प्रदेशों का निर्माण किया। और ये अपने साथ एक बहुत ही खास खनिज लेकर आया, बॉक्साइट। बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। मतलब जिन हवाई जहाजों में हम सफर करते हैं उनका कच्चा माल इन ज्वालामुखियों के लावे ने हमें दिया है। एकदम सही। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव वहां की मिट्टी पर पड़ा। लावे के ठंडे होने और चट्टानों के अपरदन से लैटेराइट मिट्टी बनती है, जिसे हम भाठा मिट्टी भी कहते हैं ना। मैंने सुना है ये बागानी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। जी, हॉर्टिकल्चर के लिए ये बेहतरीन है। जशपुर के इलाके आज अगर अपनी चाय, लीची और टमाटर के लिए जाने जाते हैं तो उसका श्रेय दक्कन ट्रैप को ही जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण भी तो इसी से जुड़ा है। हाँ, जिन इलाकों में बेसाल्ट चट्टानों का अपरदन हुआ वहां उपजाऊ काली मिट्टी बनी, जो चना या गेहूं जैसी रबी की फसलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। वाह, अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक बहुत ही तार्किक क्रम है इसमें। बिल्कुल। आर्कियन की प्राचीन ग्रेनाइट चट्टानों ने नींव रखी और मोटे अनाज वाली रेतीली मिट्टी दी। फिर उन्हीं के घिसने से खनिजों का खजाना धारवाड़ बना, जिसने हमें लोहा और लाल दोमट मिट्टी दी। फिर नदियों के अवसादों से कड़प्पा और विंध्यन बने, जिन्होंने चूना पत्थर और धान के कटोरे वाली लाल पीली मिट्टी दी। जंगलों के दफन होने से गोंडवाना बना, जो आज हमारी ऊर्जा का केंद्र है। और अंत में ज्वालामुखी के लावे से दक्कन ट्रैप बना, जिसने बॉक्साइट और बागानी खेती का आधार रखा। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि जब भी हम किसी बड़े इस्पात संयंत्र को देखें या जशपुर की चाय पिएं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम केवल आज की अर्थव्यवस्था को नहीं देख रहे हैं। हम असल में वहां की लाखों करोड़ों साल पुरानी भूगर्भिक कहानी का ही हिस्सा हैं। हम जो भी हैं उस जमीन की वजह से हैं जिस पर हम खड़े हैं। और इसी बात से जुड़ा एक विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है जो हम सभी के लिए एक मंथन का विषय होना चाहिए। जी बिल्कुल। गोंडवाना का कोयला हो या धारवाड़ का लौह अयस्क, इन सभी को बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। प्रकृति ने एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया से इन्हें सहेजा है, जो आज हमारी आर्थिक ताकत है। तो क्या हमारी वर्तमान समय में तेजी से खनन करने की जो रफ्तार है वो इस प्राकृतिक खजाने के भविष्य के लिए एक चुनौती नहीं खड़ी कर रही है? क्या लाखों वर्षों में सहेज कर रखी गई ये विरासत केवल कुछ सदियों के उपभोग के लिए ही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, इस सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास की चट्टानों और परतों के पीछे की इस अद्भुत कहानी पर विचार करते रहिए।